नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जयपुर पुलिस ने डीजल सप्लाई करने वाले टैंकरों से डीजल चोरी करने के मामले का खुलासा किया है। जयपुर वेस्ट के बगरू थाना पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पिछले 1 साल में करीब 1,80,000 लीटर डीजल चोरी कर रेलवे और पेट्रोल पंप संचालकों को करीब 1,45,00,000 रुपए का चूना लगाया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता तब मिली जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बगरू इलाके में डार्क नाइट होटल के पीछे एक बाड़े में दबिश दी, जहां तीनों आरोपी एक टैंकर से डीजल निकाल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1700 लीटर डीजल, एक डीजल टैंकर, एक टेम्पो, एक कार, एक बाइक, वेल्डिंग मशीन और कई सामग्री जब्त की। आरोपियों के मुताबिक वे टैंकर चालक से 50 रुपए की दर से डीजल खरीदते थे और 80 रुपए प्रति लीटर की दर से किसानों और पेट्रोल पंप संचालकों को बेच दिया करते थे। पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना विजेंद्र मीणा जोबनेर का रहने वाला है। इस मामले में रेलवे के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है और अन्य ऐसे सेक्लूटेड एक सुनसान एरिया में ऐसे स्थानों को इन्होंने चिन्हित किया हुआ है जहां पर टैंकरों को ले जाकर उनसे कट लगाकर वो तेल की चोरी करते थे। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए अंगदान की घोषणा कराने की पहल को लगातार समर्थन मिल रहा है। अब इस मुहिम को धरातल पर उतारने और आगे बढ़ाने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सीटो भी शामिल हो गया है। इसको लेकर परिवहन विभाग में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त महेंद्र सोनी और सीटो के पदाधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद सोनी ने बताया कि अंगदान की सहमति देने वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारियों का डेटा सीटो को दिया जाएगा, ताकि सहमति देने वाले लाइसेंस धारक की मृत्यु या ब्रेन डेड होने पर उनके परिजनों की काउंसलिंग आसान हो। परिजनों से मृतक के अंगदान की सहमति में मदद मिलेगी। सोनी ने बताया कि अभी तक 3,14,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस धारी अंगदान की घोषणा कर चुके हैं। संभवतः यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि भारत में अंग नहीं मिलने के कारण हर साल 5 लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत हो जाती है। ऐसे में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की अंगदान कराने की मुहिम ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगी। शिक्षा की काशी के नाम से देश में अपनी पहचान बनाने वाले कोटा शहर में करीब 800 करोड़ की लागत से ऐतिहासिक चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। इस चंबल रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर कई अन्य ऐतिहासिक रचनाएं भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में एक और विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। जी हां, चंबल रिवर फ्रंट के सकतपुरा साइट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण होगा, जिसका वजन 57,000 किलो होगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि घंटी बनने पर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में शामिल हो जाएंगे। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चीन में बनी है, जो कि 8 मीटर से भी ज्यादा बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी घंटी का निर्माण मॉस्को में हुआ है। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि रात के समय जब भी इस घंटी को बजाया जाएगा, इसकी ध्वनि तरंगे 7 से 8 किलोमीटर तक सुनाई देंगी। ये घंटी जमीनी सतह से 70 फीट ऊंचे स्टैंड पर लटकाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को करीब 150 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा। इस बेमिसाल घंटी की उम्र 5000 साल होगी। इस घंटी की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि ये दुनिया की एकमात्र और सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी। हमारा देश अपनी अनोखी परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वैसे तो सामूहिक विवाह सम्मेलन और तुलसी विवाह जैसी परंपराएं नियमित रूप से हमारे समाज में चली आ रही हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में लोगों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की, जहां संतान और सुख समृद्धि की कामना के लिए एक परिवार ने गो नंदी विवाह का आयोजन किया। जहां संतान और सुख समृद्धि की कामना से एक परिवार ने गो नंदी विवाह का आयोजन किया। जिले के नाहरगढ़ गांव में आयोजित इस विवाह समारोह में सभी रीति रिवाजों को निभाया गया, जहां मेहंदी से लेकर अग्नि के 7 फेरों की सभी रस्में निभाई गई। धूमधाम से बिंदौरी निकाली गई। इस विवाह का एक अकेला परिवार नहीं, वरन पूरा का पूरा गांव साक्षी बना। बड़ी संख्या में लोग इस अनूठे विवाह के भागीदार बने। इस गौ नंदी विवाह का आयोजन शंकर लाल जाट ने करवाया। दरअसल इनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में संतान की कामना से उन्होंने ये अनोखा आयोजन करवाया। गौ माता का है जो सतीश ने, ये देश का है जो वासी, इसलिए कराया।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर 20 फरवरी 2022 तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है। 3 जनवरी को इसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई थी और अब ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। फिट इंडिया और आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस योगामृत महोत्सव का राजसमंद के नाथद्वारा में भी आयोजन किया गया। श्रीनाथ माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कॉलोनी के लोगों ने सूर्य नमस्कार कर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया। अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर जो पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से पूरे विश्व स्तर पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और 75 करोड़ एक साथ सूर्य नमस्कार किए जा रहे हैं। 75 फीट लंबा तिरंगा और युवाओं का जोश। राजसमंद के विवेकानंद चौराहे से जब तिरंगा यात्रा निकली तो सारा शहर देशभक्ति में रंगा नजर आया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई ये तिरंगा यात्रा 100 फीट स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 75 फीट लंबा तिरंगा लिए हुए संगठन के जयघोष लगाते हुए चल रहे थे। दरअसल आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के कई शहरों में अमृत महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हर शहर में 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाल रही है। राजसमंद में एबीवीपी ने यात्रा निकाली और देश सेवा और देशभक्ति का संदेश दिया। आज़ादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा तिरंगा यात्रा पूरे भारत भर में एबीवीपी की प्रत्येक नगर इकाई पे विद्यार्थी परिषद द्वारा ये तिरंगा यात्रा आयोजन की जाएगी। ये 75 फीट का तिरंगा है। राजधानी जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में स्थित आर्चरी रेंज के हाल इन दिनों बदहाल हैं। यहाँ न तो तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही कोच। मैदान के ऐसे हालात हैं कि साधे गए तीर को लाने के लिए कांटों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ आर्चरी रेंज में करीब 40 खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास के लिए आते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाला या फिर गाइडेंस के लिए कोई कोच नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर लगी कोच का 1 महीने पहले उनके गृह जिले में तबादला हो चुका है। उसके बाद से ही इन खिलाड़ियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री गहलोत और खेल मंत्री अशोक चांदना से जल्द कोच उपलब्ध करवाने की मांग की है। साथ ही मैदान को सुधारने की भी गुहार लगाई है। मैं यहाँ नियमित रूप से अभ्यास करने के लिए आता हूँ, लेकिन पिछले 1 महीने से हमारे पास कोच नहीं है। उनका ट्रांसफर हो चुका है कहीं और। हमारी गलती हमें पता नहीं चल पा रही है। हमें यहाँ पे टोच ना मिलने से बहुत प्रॉब्लम होती है और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है यहाँ पे टोच लगाए। बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में NTCA की अनुमति मिलने के बाद इस अभयारण्य के फिर से आबाद होने की उम्मीद बढ़ गई है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच निकल रही मेज नदी और सघन वन के 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल जाए तो सवाई माधोपुर की तरह ही बूंदी विश्व पर्यटन मंच पर अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। जंगल बुक के रचयिता और बाल साहित्य के नोबेल विजेता रुडयार्ड किपलिंग की पसंदीदा जगह रही बूंदी में ऐसा बहुत कुछ है जो परदेसी सैलानियों को दीवाना बना सकता है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व को केंद्र की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। फरवरी के पहले सप्ताह तक इसके नोटिफिकेशन की उम्मीद है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च तक टाइग्रेस छोड़ दी जाएगी। फिर तो बूंदी में टूरिज्म का नया आसमान मिलेगा। यह भी संकेत है कि यहाँ इस साल 2 टाइग्रेस और 1 टाइगर छोड़े जा सकते हैं। रणथंभौर का एक टाइगर पहले से यहाँ घूम रहा है। रामगढ़ कुछ दशक पहले तक बाघों का मैटरनिटी होम कहलाता था, यानी बाघों का जच्चा घर। 90 के दशक तक यहाँ 14 बाघ बाघिन थे, पर फिर लुप्त होते गए। प्रदेश में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ ने पहली बार सीमा दर्शन योजना की तैयारी की है, जिसके तहत लोग बीकानेर और जैसलमेर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर जैसी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देख सकेंगे। फरवरी के दूसरे सप्ताह में यह आयोजन आम नागरिकों के लिए शुरू हो जाएगा। सीमा पर पाबंदियों के चलते सिर्फ भारतीय नागरिक ही इसमें भाग ले सकेंगे।
विदेशी नागरिकों को इस कार्यक्रम में फिलहाल प्रवेश नहीं मिलेगा। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ये अनूठा आयोजन खाजूवाला में होगा। वाघा बॉर्डर से तुलना करें तो सिर्फ पाकिस्तानी रेंजर्स ही इस परेड में शामिल नहीं होंगे, बाकी शेष सारा आयोजन वैसा ही होगा। इसके लिए खाजूवाला में मुख्य सड़क के पास ही जगह चिन्हित कर ली गई है और यहाँ परेड ट्रैक बनाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। प्रयास रहेगा कि आयोजन हर रविवार को हो ताकि आम आदमी परिवार के साथ इसे देख सके। सीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी और सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटकों के आने से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। और उसके अंदर अगर आप देखें वेस्टर्न बॉर्डर पे तो अटारी में लोग बहुत जाते हैं। अटारी वाघा परेड देखने जाते हैं, रिट्रीट सेरेमनी वहाँ होती है। थार पारकर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र का वो जिला जहाँ की गायें मरुस्थल की गर्मी और सबसे अलग मौसम में रहने के बावजूद सबसे ज्यादा दूध देती हैं। भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद ये गायें इस रेतीले मरुस्थल को पार कर भारत भी आ गयीं, जिसके बाद थार को पार करके आने और मूलतः पाकिस्तान के थार पारकर से संबंध रखने वाली गाय का नाम भी थार पारकर हो गया। 45 डिग्री के तापमान में जहां गायों के दूध में 30 से 40% तक गिरावट आ जाती है, वहीं थार पारकर गाय की सेहत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे देखते हुए इसके लिए केंद्र सरकार ने जैसलमेर में बुल मदर फार्म की स्थापना की, जिसके बाद 1984 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हाथ में इस केंद्र की कमान सौंप दी गई। उसके बाद 2010 में बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को इसका जिम्मा सौंपा गया। साथ ही जैसलमेर के चांदन में स्थित बुल मदर फार्म का नाम बदलकर पशुधन अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। केंद्र सरकार का बुल मदर फार्म लगाने का उद्देश्य था कि इस उन्नत किस्म के गौवंश का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण किया जाए ताकि गौवंश की ये विशेष प्रजाति हिंदुस्तान में विलुप्त ना हो। लेकिन जैसलमेर के चांदन में स्थित पशु अनुसंधान केंद्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। अजमेर की बेटी ने एक बार फिर मरुधरा की आन बान शान में 4 चांद लगा दिए हैं। जी हां, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर अजमेर की स्वाति राठौड़ ने लगातार दूसरी बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में तिरंगा लेकर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MIV-5 से उड़ान भरी और प्रदेश को गौरव प्रदान किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित फ्लाई पास्ट में अजमेर की रहने वाली भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर स्वाति राठौड़ सबसे अग्रिम बेड़े में शामिल रहीं। इस बेड़े में वायुसेना के MIV-5 हेलीकॉप्टर तिरंगे के साथ राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। जैसे ही विमानों का ये बेड़ा राजपथ के आसमान में नजर आया, दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इससे पहले स्वाति दिल्ली में आयोजित भारतीय वायुसेना दिवस पर 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2021 को भी लगातार 2 बार फ्लाई पास्ट कर चुकी हैं। स्वाति अजमेर में कृषि विभाग में उप निदेशक भवानी सिंह राठौड़ की बेटी हैं और इनके पति मेजर वैभव सिंह थल सेना के कमीशन ऑफिसर हैं। स्वाति ने पिछले गणतंत्र दिवस पर किसी भी महिला पायलट द्वारा फ्लाई पास्ट के अग्रिम बेड़े में भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया था। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। सरकारें भले ही ग्रामीण विकास को लेकर नई योजनाएं चलाने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में आज भी तमाम गांवों की स्थिति वैसी ही है जैसे 20 साल पहले हुआ करती थी। मुंबई से सटे पालघर के मोखाड़ा परिसर में ऐसी ही घटना सामने आई है, जो सरकारी दावों के मुंह पर तमाचे के समान है। यहाँ सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक पिता को अपने 6 साल के बेटे का शव बाइक से ले जाना पड़ा। इस घटना से सरकारी दावों की खूब किरकिरी हो रही है। बताया जाता है कि 22 जनवरी को पारधी के बेटे अजय को बुखार आया तो परिजन उसे त्र्यंबकेश्वर स्थित प्राइवेट दवाखाना में ले गए। एक दिन इलाज करने के बाद डॉक्टर ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन उसे मोखाड़ा ग्रामीण चिकित्सा केंद्र में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराओ, जिसके बाद उसे कुटरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 जनवरी को रात 9 बजे अजय की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिता को बच्चे का शव घर ले जाना था। उसने डॉक्टरों से सरकारी एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि एम्बुलेंस के लिए पैसे जमा करने होंगे। पारधी के पास पैसे नहीं थे। उसने एम्बुलेंस चालक और डॉक्टरों से विनती की, लेकिन कोई नहीं माना, जिसके बाद पिता ने अपने दोस्त की मदद से बेटे के शव को कड़ाके की ठंड में बाइक से 40 किलोमीटर दूर अपने घर ले गया। असम में मालगाड़ी की चपेट में आकर एक हाथी की मौत हो गई, जबकि एक हाथी घायल हो गया। यह हादसा कामरूप जिले के पलासबारी के गोसाई हाट में हुआ, जहां रेलवे ट्रैक पार कर रहे 2 हाथी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। गुवाहाटी से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई, जबकि एक हाथी घायल हो गया और वापस जंगल में चला गया। बताया जाता है मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद हाथी करीब 200 मीटर तक घसीटता चला गया।
हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रेलवे और वन अमले ने मृत हाथी को हटाकर पटरी को साफ किया। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि मृत हाथी को पोस्टमार्टम के बाद रेल लाइन के पास दफना दिया गया। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्राधिकरण से इस क्षेत्र में गति सीमा को कम करने और जंबो को बचाने के लिए हाथी कॉरिडोर को चिन्हित करने वाला एक बोर्ड लगाने की अपील की है, क्योंकि यहाँ अक्सर हाथी हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र एक सक्रिय हाथी गलियारा है, जहाँ जंगली हाथी अक्सर घूमते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने लाखों रुपए के जिंदा पेंगोलिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी पेंगोलिन को बेचने की फिराक में था, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने जब्त पेंगोलिन की कीमत लाखों रुपए में बताई है। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से इस इलाके में पेंगोलिन की तस्करी की खबरें मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लिया गया। पीपरछेड़ी थाना स्टाफ को मौके पर घेराबंदी के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एक स्पेशल टीम भी आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना की गई। पीपरछेड़ी थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गोडलबाई नाला के पास हुलिया और मोटरसाइकिल क्रमांक के आधार पर घेराबंदी कर एक युवक को रोका। टीम ने युवक की बाइक पर रखे जूट बोरे की तलाशी ली तो उसमें जिंदा पेंगोलिन मिला। पेंगोलिन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में है। बताया जा रहा है कि पेंगोलिन का छाल कई तरह की दवाई बनाने में काम आता है। बरामद पेंगोलिन को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया। बताया जाता है कि दूर के किसी जंगल से भटकता हुआ तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसके कारण लोग कई घंटे तक दहशत में रहे। तेंदुए के घुसने की खबर मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने में जुट गई, लेकिन वो सभी को चकमा देते हुए एक मकान में घुस आया, जिससे लोग घबरा गए। भीड़ के शोर शराबे के बाद वो तेंदुआ कुछ देर के लिए बाहर आया, लेकिन फिर वो मकान के अंदर चला गया। इसके बाद पुलिस और वन विभाग के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी। उन्होंने बेहोशी के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और तेंदुए को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। इसके बाद वो लोग उसे लेकर जंगल की तरफ चले गए। बताया जाता है कि कूच बिहार में एक चिड़ियाघर है और उसके पास ऐसे जंगल नहीं है जहां तेंदुए रहते हों। इसलिए वन विभाग की टीम ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में कैसे पहुंचा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में रह रहे शेर के शावक वर्षा को पशुपालक प्रशांत गौड़ा ने नया जीवन दिया है। दरअसल वर्षा की मां बिजली उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकती थी। ऐसे में वर्षा का पालन बड़े ही प्यार और सावधानी से पशु प्रेमी प्रशांत गौड़ा कर रहे हैं। पिछले साल जुलाई में जन्मी वर्षा के लिए प्रशांत सब कुछ कर रहे हैं। प्रशांत, उसके दोस्त, उसके जोड़ीदार और माता पिता सब बने हुए हैं। बता दें कि कोविड के दौरान बिजली ने अपने 2 शावकों की देखभाल से मुंह मोड़ लिया था, जिसके कारण एक नर शावक की मौत हो गई थी। इसके बाद चिड़ियाघर के अधिकारियों ने मादा शावक की देखभाल का जिम्मा प्रशांत को दे दिया। प्रशांत ने बताया कि उन्हें वर्षा की सेहत की लगातार निगरानी करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी। उन्होंने कहा कि वर्षा के लालन पालन में चिड़ियाघर में शेर और भालू के शावकों को पालने का उनका पिछला अनुभव काम आया। फिलहाल विशेषज्ञों की एक टीम लगातार उसकी सेहत और विकास पर नजर रख रही है। Over the period, we have taken all the precautionary measures, all the monitoring from parasitic ova or blood, or even all the samplings, so that it will be ruled out for any parasitic as well as the bacterial and virus infection. देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने वाली सेना सामाजिक सरोकार निभाने में भी आगे रहती है। सेना के इस सरोकार से जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सेना ने कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े और मिठाइयां बांटी। सेना के जवान अपने वाहन में खाना और गर्म कपड़े लेकर पहुंचे। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जरूरतमंदों में गर्म खाना, चाय के साथ ही गर्म कपड़े वितरित किए। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने सामान प्राप्त किया। सर्दी के सितम से परेशान झुग्गी झोपड़ी में जैसे तैसे गुजारा कर रहे लोग गर्म कपड़े पाकर बेहद खुश नजर आए और सेना को इस काम के लिए शुक्रिया अदा किया। इधर हम जो झुग्गी वाले जितने भी आदमी इधर थे, ठंडी में सर्दी में थे और गरीब आदमी थे। इधर कोई आर्मी वाले ने राशन भी दिए, अपने गर्म कपड़े भी दिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आर्मी वालों ने हमारी सहायता की है, राशन दिया है, गर्म कपड़े दिए हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, सभी गरीब बंदे यहाँ मिलके।
कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दुनिया भर से सांस्कृतिक और विरासत प्रेमियों को कश्मीर के दौरे कराने का कार्यक्रम शुरू किया है। सांस्कृतिक विरासत और समग्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे से 22 टूर ऑपरेटरों को आमंत्रित किया है, जो महान विरासत महत्व के पुरातत्व स्थलों, मंदिरों और मस्जिदों के अलावा व्यंजनों और हस्तशिल्प से जुड़े कई स्थानों का दौरा कर रहे हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि विशाल धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और विरासत मूल्य पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए श्रीनगर सिटी हेरिटेज टूर बस सेवा शुरू की है, ताकि दुनिया भर से इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के अनुभव को बढ़ाने के लिए शहर के विरासत स्थलों, व्यंजनों और हस्तशिल्प को दिखाया जा सके। इस विशेष अभियान के दौरान अतिथि टूर ऑपरेटर, स्थानीय टूर ऑपरेटर और कुछ पेशेवर गाइड श्रीनगर शहर के प्रमुख स्थलों का दौरा कर रहे हैं। आज दोबारा वो हम उसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब टूरिस्ट यहाँ आता है उसको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं बल्कि उसको बाकी यहाँ की टूरिज्म के हवाले से जो पोटेंशियल्स है उसको देखने को मिलनी चाहिए। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में विभिन्न आपराधिक वारदातों में सजा काट रहे कैदी अपनी मेहनत और लगन से जेल के अंदर औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। आपको यदि भरोसा नहीं है तो खुद ही इस तस्वीर को देख लीजिए। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में बंद कैदी जेल कैंपस में औषधीय पौधे की खेती कर रहे हैं। कैदियों ने अपनी मेहनत के दम पर औषधीय गुणों से युक्त पौधों की बागवानी लगाई है। औषधीय पौधों में कैदी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर जैविक खाद का इस्तेमाल